नमस्ते प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ आप सभी हिंदी ओलंपियाड परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से अभ्यास कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम इस अभ्यास पुस्तिका को हल करने वाले हैं। ये अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 के लिए उपलब्ध है और इसे आप हिंदी विकास मंच की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने भी इसे वहीं से डाउनलोड किया है। हिंदी विकास मंच का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं विद्यार्थियों की हेल्प करने के लिए और इस अभ्यास पुस्तिका को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कक्षा 8 के लिए पूरा सिलेबस दिया गया है। आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं ये आप यहाँ पर देख सकते हैं और इनके आधार पर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। किसी भी व्याकरण की पुस्तक से आप ये सारे टॉपिक अच्छे से पढ़ सकते हैं। आपको सारी परिभाषाएं उदाहरण के साथ किसी भी व्याकरण की पुस्तक में मिल जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ण और उसके रूप, शब्द और उसके भेद, और यहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये सारे के सारे जो टॉपिक है व्याकरण की पुस्तक में आपको बड़े आराम से मिल जाएंगे। संधि, समास, संयुक्त व्यंजन, आगत स्वर, नुक्ता, र के रूप, कारक, उपसर्ग प्रत्यय, लिंग वचन, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, वाक्य के प्रकार, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची, विराम चिन्ह, विलोम शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, अपठित गद्यांश और काव्यांश, ये पूरा का पूरा सिलेबस है। एक साथ पढ़ने में बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा करके व्याकरण की पुस्तक से पढ़ेंगे तो आप इसे बड़े आराम से इसका अभ्यास कर सकते हैं। और यहाँ पर हिंदी विकास मंच के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, आप इसे खुद से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ये पूरी जानकारी है परीक्षा से संबंधित और इस परीक्षा का क्या उद्देश्य है, ये सारी जानकारी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। आइए अब इस अभ्यास पुस्तिका में जो प्रश्न दिए गए हैं उनका अभ्यास करते हैं, देखते हैं किस तरह से यहाँ पर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक आप देख सकते हैं भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। किसी भी व्याकरण की पुस्तक में सबसे पहले आप भाषा के बारे में देखते हैं, बोली के बारे में, लिपि क्या होती है, व्याकरण क्या होती है। तो भाषा क्या होती है आप सभी जानते हैं, अपने विचारों को आदान प्रदान करने के तरीके को हम क्या कहते हैं, भाषा। बोली क्या होती है, बोली किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को हम कहते हैं। मान लीजिए एक छोटे से क्षेत्र में, छोटी सी जगह में अगर बहुत सारे लोग किसी भाषा को बोलते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, बोली। लिपि क्या होती है, जब हम भाषा को लिखते हैं तो लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, संकेतों का प्रयोग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लिपि। और व्याकरण क्या होती है, व्याकरण वह शास्त्र होता है जिसके माध्यम से हम भाषा के नियम की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है भाषा के द्वारा आदान प्रदान होता है। तो अभी हमने बातचीत की है, भाषा के द्वारा हम क्या करते हैं, अपने भाव और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। नियम की जानकारी कहाँ होती है, व्याकरण में। और लिपि क्या होती है, भाषा को लिखित रूप देने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, लिपि चिन्हों का प्रयोग करते हैं। हिंदी भाषा की लिपि का नाम क्या है, देवनागरी। आप यहाँ पर ये PDF देख सकते हैं, इसको आप पढ़ पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपको हिंदी भाषा की लिपि की जानकारी है। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। आगे पूछा गया है आपसे ध्वनि चिन्हों के लिखित रूप हैं। तो ध्वनि चिन्ह जो होते हैं अगर हम उनको लिखते हैं तो लिखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वर्ण का प्रयोग करते हैं। बोलने के लिए ध्वनि होती है, जब हम उसको लिखते हैं तो वो क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। और वर्ण भी मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। ध्वनि चिन्हों को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को कहते हैं। तो जो निश्चित हम कर देते हैं चिन्ह, जैसे अ के लिए हम ऐसे बनाते हैं चिन्ह, आ के लिए हम ऐसे बनाते हैं, क के लिए हम ऐसे बनाते हैं, तो जो संकेत होते हैं, चिन्ह होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, लिपि। ये हमारी क्या होती है, लिपि। भाषा के रूप होते हैं, तो भाषा के मुख्य रूप से 2 ही रूप होते हैं। एक तो हम बोलते हैं, तो बोलने वाले रूप को हम क्या कहते हैं, मौखिक। जब मैं आपसे बोलकर बात कर रही हूँ तो आप सुनकर इसको समझ रहे हैं। और एक आपका लिखित रूप होता है, PDF को आप देख सकते हैं और मैं लिख रही हूँ, इसको भी आप देख सकते हैं। ये हमारा लिखित रूप है और लिखे हुए रूप को हम पढ़कर समझ सकते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं, तो अभी अभी हमने देखा था कि किसी क्षेत्र विशेष में, किसी जगह में विशेष रूप से बोली जाने वाली भाषा को हम क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। तो भाषा का जो क्षेत्रीय रूप होता है वो क्या होता है, बोली। गद्य और पद्य किससे संबंधित होते हैं, तो जो गद्य और पद्य होता है वो साहित्य से संबंधित होते हैं। साहित्य में गद्य विधाएं होती हैं, पद्य विधाएं होती हैं। जैसे आपने कहानी पढ़ी है, निबंध आप पढ़ते हैं, तो ये हमारी क्या होती हैं, गद्य विधाएं होती हैं। और जो कविताएं होती हैं, दोहे होते हैं, वो हमारी क्या होती हैं, पद्य विधाएं होती हैं।
तो ये साहित्य के रूप होते हैं। ये पद्य हमारा क्या होता है, पद्य में हमारी कविताएं आ जाती हैं, आप पढ़ते हैं कविताएं, और कहानियां जो होती हैं वो हमारी किस में आती हैं, गद्य में। तो ये साहित्य का रूप होता है। मनुष्य सबसे पहले सीखता है, तो सबसे पहले एक छोटे बच्चे को देखो, क्या वो किताब पढ़ने लगता है, क्या वो लिखने लगता है? नहीं, वो सबसे पहले क्या करता है, मौखिक भाषा सीखता है। वो सबको सुनता है और सुनकर उसकी कॉपी करता है। तो ये हमारी कौन सा रूप होता है इसका, मौखिक रूप। जब बोली का विकास होता है तो वो कहलाती है, जब किसी क्षेत्र विशेष की जो भाषा है वो धीरे धीरे विकसित होती चली जाती है तो वो क्या बन जाती है, उपभाषा। उपभाषा में रचनाएं भी होती हैं, लेकिन जो बोली होती है वो लोगों के द्वारा बोली जाने वाली होती है, उसमें कोई पुस्तक नहीं लिखी जाती है। और जब उपभाषा भी बहुत विकसित हो जाती है तो वो किसका रूप ले लेती है, भाषा का। तो जब बोली का विकास होता है तो किस रूप में होता है, उपभाषा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे छोटे क्षेत्र में क्या होती है, बोली होती है। जब उसका विकास होता है, थोड़ा क्षेत्र बढ़ जाता है तो वो उपभाषा बन जाती है। और उपभाषा का भी जब विकास होता है तो वो किसका रूप ले लेती है, भाषा का रूप ले लेती है। भाषा का क्षेत्र होता है तो भाषा का क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है, व्यापक होता है, बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे कि हिंदी भाषा पूरे भारतवर्ष में लगभग बोली जाती है और समझी जाती है, क्योंकि दक्षिण भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर हिंदी भाषा को नहीं बोला जाता, लेकिन लगभग हम कह सकते हैं पूरे भारत में इसको समझा जाता है और बोला जाता है। बोली का क्षेत्र होता है तो बोली का जो क्षेत्र होता है भाषा की तुलना में क्या होता है, सीमित होता है, कम क्षेत्र में बोली जाती है। ज्ञान के संचित कोश को क्या कहते हैं, तो ज्ञान का जो संचित कोश होता है, जो सामग्री होती है, वो हमारी क्या कहलाती है, साहित्य। और साहित्य के कितने रूप होते हैं, दो रूप होते हैं, गद्य और पद्य। लिखित भाषा होती है तो लिखित भाषा जो होती है वो स्थायी होती है। अब मान लो मैंने आपसे कुछ कहा और कहने के बाद आपने बहुत दिनों के बाद उसको याद किया, तो वो आप अच्छे से याद भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, भूल भी सकते हैं, या जो हमने कहा है हम उसको मना भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने कुछ कहा और कहने के बाद उसको मैंने कहीं पर लिख दिया तो लिखा हुआ आप कभी मिटा नहीं सकते। तो जो हमारी बड़ी बड़ी पुस्तकें हैं, जो हमारा साहित्य है, उसमें कितनी सारी बातें लिखी हैं, कितने सारे लेखक कवियों ने कितना कुछ लिखा है। अब उनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन फिर भी उन लिखे हुए रूप को हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जैसा उन्होंने लिखा था वैसा ही पढ़ सकते हैं। तो ये रूप हमारा क्या बन जाता है, स्थायी। और जो बोलने वाली भाषा होती है वो क्या होती है, अस्थायी। वर्णों के मेल से बनते हैं तो वर्णों के मेल से हमारे शब्द बनते हैं, शब्द के मेल से हमारे वाक्य बनते हैं। और व्याकरण में हम भाषा के नियम की जानकारी प्राप्त करते हैं कि भाषा में कौन कौन से नियम होते हैं और किस तरीके से हम शुद्ध भाषा को लिख सकते हैं। मानक भाषा को कहते हैं, तो जो मानक भाषा होती है वो हमारी साहित्यिक भाषा होती है। साहित्यिक भाषा यानी कि उसमें कविताएं लिख सकते हैं, कहानी लिख सकते हैं, निबंध लिख सकते हैं। तो मानक भाषा में हम लिखते हैं, लोकल लैंग्वेज में नहीं लिख सकते हैं, बोली में नहीं लिख सकते हैं, स्थानीय भाषा में नहीं लिख सकते हैं। अभी आप देखो, अगर आप गाँव से संबंधित है तो गाँव में लोग कैसे बात करते हैं। अब उस लैंग्वेज में हम कोई किताब नहीं लिख सकते हैं। किताब लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, मानक भाषा, शुद्ध भाषा की जरूरत होती है। भाषा का मानक रूप कहते हैं, तो भाषा का जो मानक रूप होता है वो क्या होता है, शिष्ट और शिक्षित जनों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा का रूप, जो शुद्ध रूप होता है उसे हम भाषा का मानक रूप कहते हैं। तो कौन सा विकल्प सही है, दूसरा। यहाँ पर कुल 15 प्रश्नों का आपने अभ्यास किया। आइए दूसरा टॉपिक देखते हैं। यहाँ पर आप वर्ण विचार से संबंधित प्रश्नों को देख सकते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, जब वर्णों का समूह व्यवस्थित कर दिया जाता है, क्रमबद्ध कर दिया जाता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वर्णमाला। चंद्र बिंदु इनमें से किस नाम से जाना जाता है, तो जो चंद्र बिंदु होता है वो हमारा अनुनासिक होता है, बिंदु हमारा अनुस्वार होता है और विसर्ग हमारा ऐसे लिखा जाता है। स्पर्श व्यंजन होते हैं, तो स्पर्श व्यंजन हमारे कुल कितने होते हैं, 25 होते हैं, क से लेके म तक। तो अगर आप क से लेके म तक अगर आप गिनते हैं तो टोटल हमारे कितने हो जाएंगे, 25। इनको हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं, स्पर्श का मतलब होता है छूना। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख के किसी ना किसी भाग से छूकर हवा निकलती है। तो ये हमारे क से म तक कितने होते हैं, 25। अंग और अह क्या होते हैं, तो अंग और अह जो होते हैं ना ही स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं, ये हमारे आयोगवा होते हैं। क्या होते हैं, आयोगवा। ऊष्म व्यंजन होते हैं, तो ऊष्म व्यंजन हमारे कुल 4 होते हैं और ये हमारे होते हैं श, श, स और ह। कौन सा स्वर हर्ष स्वर है, तो हर्ष स्वर हमारे क्या होते हैं, हर्ष स्वर हमारा होता है अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री ऋषि, ये 4 होते हैं। बाकी हमारे दीर्घ होते हैं और प्लुत होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अ और ई हमारा क्या है, हर्ष स्वर है, और ए हमारा क्या है, दीर्घ स्वर है। किस शब्द में र का प्रयोग सही नहीं है,
तो र का जो प्रयोग है सही नहीं है। तो आदर्श, आदर्श हम ऐसे ही लिखते हैं, प्रार्थना भी हम ऐसे ही लिखते हैं, और जो कार्यक्रम है, कार्यक्रम नहीं होता, कार्यक्रम होता है, यानी कि ये हम लिखते हैं कार्य, और क के नीचे र आता है, पदेन र, इसे हम क्या बोलते हैं, पदेन, जो पैर में लगता है, नीचे लगता है। कौन सा स्वर दीर्घ नहीं है? दीर्घ नहीं है, तो अभी हमने बात की छोटा ऊ दीर्घ नहीं होता, बाकी ई और ओ दीर्घ होते हैं। कौन सा आगत स्वर है? आगत स्वर होता है दूसरी भाषा से आया हुआ। तो आगत क्या है? अंग्रेजी भाषा से। जैसे आप डॉक्टर लिखते हैं तो डॉक्टर के ऊपर ही चंद्र बिंदु नहीं होता, चंद्र बिंदु में बीच में बिंदु लगता है, ये आपका जो गोल हिस्सा होता है, इसको हम क्या कहते हैं? डॉक्टर। ये आगत है, अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, और इसकी आवाज़ किसके तरीके से आती है? ओ के तरीके से। वर्ण के भेद होते हैं, तो अभी आपको बताया था कि वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं। एक हमारा स्वर होता है, स्वर हमारे मुख्य रूप से 11 होते हैं, और एक हमारा व्यंजन होता है, व्यंजन हमारे मुख्य रूप से कितने होते हैं? 33 होते हैं। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं? तो जब हम व्यंजन को बोलते हैं तो व्यंजन के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे क हमारा है, तो क हमारा किससे बनता है? क हलंत के साथ आता है, और इसमें अ मिला हुआ होता है, तो इसमें किसकी सहायता लेनी पड़ी? अ की सहायता। प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के प्रकार होते हैं। तो जब हम उच्चारण करते हैं व्यंजन का और प्रयत्न करते हैं उच्चारण करने का, तो जो हमारे मुख के भाग होते हैं, तो वहाँ पर सांस या वायु की मात्रा के आधार पर जो हम प्रयत्न करते हैं, उसके आधार पर हमारे यहाँ पर 2 भेद होते हैं। एक हमारा होता है अल्प प्राण, एक हमारा होता है महाप्राण। अल्प प्राण व्याकरण की पुस्तक में आपको इसकी परिभाषा अच्छे से मिल जाएगी, और एक होता है हमारा महाप्राण। महाप्राण, अल्प प्राण हमारे क्या होते हैं? जो हमारे वर्ग होते हैं, जैसे आपने पढ़ा है क वर्ग होता है, ट वर्ग होता है, त वर्ग होता है। तो अल्प प्राण जो होता है उसमें जो वायु होती है थोड़े समय के लिए, उच्चारण में कम समय लगता है, कम वायु की आवश्यकता होती है। तो ये हमारे कौन कौन से होते हैं? पहला, तीसरा और 5वां जो वर्ण होता है। जैसे क वर्ग है हमारे पास, और ये हमारा दूसरा और चौथा वर्ण होता है। उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए मेरे पास क वर्ग है, क वर्ग है, तो क वर्ग आपको पता है क, ख, ग, घ और ड़। तो क वर्ग में जो ये हमारे हैं, ये 5 व्यंजन आते हैं, और 5 में से पहले नंबर का, तीसरे नंबर का, 5वें नंबर का, ये हमारे क्या होते हैं? अल्प प्राण। इनको हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण। और जो हमारे बच गए हैं दूसरे नंबर के, दूसरे नंबर का यानी कि ख, और घ हमारा क्या होता है? महाप्राण। इनको हम क्या कहते हैं? महाप्राण। इनको हम कहते हैं महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। तो प्रयत्न के आधार पर कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। द्वित्व व्यंजन कहते हैं। तो द्वित्व व्यंजन आपने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा है। ये क्या होते हैं? समान व्यंजन के गुच्छ को कहते हैं। समान व्यंजन यानी कि जैसे बच्चा, तो च और च दोनों क्या हैं? समान है, और ये दोनों एक साथ आए हैं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन तो 4 होते हैं, आपको पता है। खड़ी पाई वाले व्यंजनों के संयोग को बिल्कुल भी नहीं। तो जैसे बच्चा आ गया, कच्चा आ गया, पक्का आ गया, ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे द्वित्व व्यंजन होते हैं। य, र, ल, व वर्ण किस श्रेणी में आते हैं? तो ये हमारे किसके भेद होते हैं? ये व्यंजन के भेद होते हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं? अंतस्थ। क्या होते हैं? अंतस्थ। निम्न में से कौन सा स्वर का भेद नहीं है? तो स्वर के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, हीर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लूत स्वर। तो यहाँ पर स्पर्श क्या होते हैं? व्यंजन के भेद होते हैं। अभी हमने पढ़ा था, अगर आपको याद है, तो क से म तक हमारे कितने होते हैं? 25। अभी हमने पढ़ा था क से म तक कितने होते हैं? 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, व्यंजन के भेद होते हैं। तो ये वर्णमाला से संबंधित हमारे कितने? 15 प्रश्नों का हमने अभ्यास किया है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। आगे आप यहाँ पर संधि से संबंधित प्रश्नों को देख सकते हैं। ये संधि क्या होती है? संधि का मतलब क्या होता है? मिलना या जोड़ना। 2 ध्वनियों के पास पास होने के कारण उनमें आपस में जो मेल होता है, और मेल होने के बाद जो परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संधि। अब ध्वनि क्या होती है? ध्वनि का लिखित रूप क्या होता है? वर्ण। और वर्ण में क्या आते हैं? स्वर और व्यंजन। तो 2 स्वर आपस में मिल सकते हैं, फिर उनमें बदलाव आ सकता है। स्वर और व्यंजन मिल सकते हैं, या फिर विसर्ग और स्वर के साथ, विसर्ग का व्यंजन के साथ अगर मिलाप होता है और बदलने के बाद एक नया शब्द बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? संधि। संधि के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, जिसमें स्वर और स्वर आपस में मिलते हैं, बदलाव होता है, एक नया शब्द बनता है।
स्वर के भी आगे कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। तो संधि को आपको अच्छे से पढ़ना है, इसके तीनों भेदों को पढ़ना है और स्वर संधि के 5 भेद जो हैं वहां से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं मुख्य रूप से। स्वर संधि होती है हमारी, जिसमें स्वर और स्वर आपस में मिलते हैं। व्यंजन संधि होती है, तो व्यंजन संधि में एक तरफ स्वर आ सकता है, दूसरी तरफ व्यंजन आ सकता है। और साथ में हमारी विसर्ग संधि होती है, तो विसर्ग संधि में विसर्ग का स्वर और व्यंजन के साथ मेल होता है। विसर्ग क्या होता है? ये जो 2 बिंदु होते हैं इसे हम विसर्ग कहते हैं और इसकी आवाज जो होती है वो क्या होती है? ह के जैसे होती है। तो यहाँ पर आगे प्रश्न पूछा गया है, योग और इंद्र से बना शब्द है। तो योग और इंद्र को मिलाकर हमारा क्या बन जाएगा? योगेंद्र। ग के ऊपर एक ही मात्रा लग जाएगी, योगेंद्र। योग और इंद्र तो क्या बन गया? योगेंद्र। तो योगेंद्र हमारा क्या हो गया? दूसरा विकल्प सही है। और ये कौन सा भेद है? स्वर संधि का। और स्वर संधि में भी ये क्या है हमारी? ये हमारी गुण संधि का भेद है। कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि। तो थोड़ा सा आप अभ्यास करोगे तो आप अच्छे से इसको कर सकते हो। संधि का टॉपिक जिन बच्चों ने पढ़ लिया है उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। आगे है, नारी ईश्वर से बना शब्द है। तो नारी और ईश्वर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नारीश्वर। नारीश्वर बड़ी की मात्रा रहेगी, नारीश्वर। और ये हमारा स्वर संधि का भेद है। और ये हमारा स्वर संधि का भेद है। और स्वर संधि में भी कौन सी स्वर संधि है? दीर्घ स्वर संधि। तो संधि के भेद एक बार आप पढ़ लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। एक बार आप पढ़ लीजिएगा, सारे नियम आप पढ़ लीजिएगा। शिक्षा अर्थी से बना शब्द है। तो शिक्षा और अर्थी मिलकर क्या बन जाएगा? शिक्षार्थी। शिक्षार्थी, आ की मात्रा, शिक्षार्थी, आ की मात्रा लगेगी, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ये हमारा सबसे शुद्ध कहाँ लिखा है? पहले विकल्प में। और ये आ की मात्रा है तो ये दीर्घ स्वर है, तो ये हमारी क्या है? दीर्घ स्वर संधि। ये कौन सा भेद है? दीर्घ स्वर संधि का भेद। तो यही सवाल दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि शिक्षार्थी जो शब्द है वो स्वर संधि में किसका भेद है? प्रति एक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, बार बार कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो प्रति और एक से क्या बनता है? प्रत्येक। ये हमारा यण संधि, यण स्वर संधि का भेद है। प्रति और एक से हमारा जो शब्द बनता है वो प्रत्येक बनता है और ये हमारा यण स्वर संधि का उदाहरण है। अत्यंत का संधि विच्छेद, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये भी हमारा क्या है? यण स्वर संधि का भेद है। तो ये देखो कहाँ से नियम लगा? अति जमा अंत। तो इसके बहुत गहरे नियम है, थोड़ा सा आपको पढ़ने की आवश्यकता है। इस वीडियो में हम नियम के ऊपर नहीं जाएंगे, सिर्फ हम प्रश्नों को हल करेंगे। तो अति और अंत, ये क्या है आपका? ग विकल्प सही है। आगे देखते हैं। आगे आपसे पूछा गया है, निस्तेज का संधि विच्छेद है। तो निस्तेज जो होता है वो हमारा, देखो ये आधा स जो लगा है ये हमारा विसर्ग में परिवर्तित हो जाएगा, नी तेज। और विसर्ग जब नियम के अनुसार लगेगा तो ये हमारा किस में परिवर्तित हो जाएगा? आधे स में। तो ये नी और तेज यानी कि विसर्ग संधि का उदाहरण है। ये हमारा विसर्ग संधि का उदाहरण है। आगे है स्वागत का संधि विच्छेद। ये भी बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। स्वागत, स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा? सु जमा आगत। ये क्या होगा? सु जमा आगत। और ये भी हमारा यण स्वर संधि का उदाहरण है। वीरोचित में प्रयोग हुआ है। तो वीरोचित जो है हमारा, वीरोचित में क्या हुआ है? गुण संधि का प्रयोग हुआ है। तो ये कैसे बनेगा? वीर और उचित, वीर और उचित। और अ और उ मिलकर विकार होगा यानी कि परिवर्तन होगा और वो ओ की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगा, जो कि गुण स्वर संधि का भेद है। नई और अक, नई और अक से हमारा क्या बनेगा? नायक। और ये अयादि स्वर संधि का भेद है, अयादि स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। तो संधि वाला टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है कक्षा 8 के लिए, क्योंकि यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कम से कम 2 से 3 प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। अयादि स्वर संधि। दिग्गज में प्रयुक्त हुआ है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, दिग्गज। तो दिग्गज में क्या होता है? दिक् और गज, दिक् और गज से ये हमारा बना है। और यहाँ पर देखो व्यंजन है और यहाँ पर भी व्यंजन है। तो ये कौन सी संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि का उदाहरण है। सुरेश में प्रयुक्त हुआ है। तो सुरेश हमारा कैसे बनता है? सुर, सुर देवता होते हैं, सुर जमा ईश, सुर जमा ईश। और यहाँ से र में जो अ मिला हुआ है, अ और ई जो है ये दोनों में विकार होगा और ये कौन सी मात्रा में परिवर्तित हो जाएंगे? एक ही मात्रा में। तो यहाँ पर स्वर संधि है। और कौन सी स्वर संधि है? ये गुण स्वर संधि का भेद है। अभ्युदय में प्रयुक्त हुआ है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, अभ्युदय। और अब थोड़ा समझ ही गए होंगे, जिसे प्रत्येक बना था, अत्यंत बना था। तो ये क्या है? यण स्वर संधि का भेद है, अभि जमा उदय,
क्या बनेगा? अभी जमा उदय। तो ये हमारा क्या हो गया है? यण स्वर संधि। नीरज में प्रयुक्त हुआ है तो नीरज हमारा विसर्ग संधि का उदाहरण है। ये बनेगा नी, छोटा नी, विसर्ग और रज, नी और रज, और यहां से परिवर्तन होके क्या बन जाएगा? नीरज। नीरज क्या होता है? कमल का फूल। तो यहां पर कौन सी संधि है? विसर्ग संधि का उदाहरण है। आगे है आपका एक एक में प्रयुक्त हुआ है। तो बोलने से ही पता लग रहा है एक एक यानी कि एक और एक, एक जमा एक, एक एक बन जाता है। और यहाँ पर दो मात्राएं हैं तो दो मात्राएं हमारी किस में होती है? वृद्धि संधि में। वृद्धि स्वर संधि का भेद है। तो यहाँ पर लगभग अभ्यास के लिए 15 प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन इससे हमारा काम नहीं चलेगा। संधि वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। सारी परिभाषाएं आपको पता होना चाहिए, और इसको हम कुछ मिनटों में नहीं कर सकते प्यारे बच्चों। कुछ दिन में हमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, और थोड़ा थोड़ा अभ्यास करके आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ जाते हैं। आगे आप यहां पर देख सकते हैं शब्द परिचय से संबंधित प्रश्न है। तो शब्दों के बारे में यहां पर आपसे पूछा गया है। जैसे रात्रि शब्द है, तो रात्रि शब्द क्या है? रात्रि शब्द हमारा कहां से लिया गया है? संस्कृत से, और रात्रि से रात बनता है, तो ये हमारा क्या है? तत्सम। जो शब्द संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम। जलज, जलज कैसा शब्द है? तो जलज जो है इसका मतलब क्या होता है? जल में जन्म लेने वाला, यानी कि कमल के फूल का पर्यायवाची शब्द है। और ऐसे शब्द जो किसी तीसरे अर्थ के बारे में बताते हैं, विशेष अर्थ के बारे में बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? योग रूढ़। क्या कहते हैं? योग रूढ़। डॉक्टर शब्द है। अब डॉक्टर शब्द कहां से आया? अंग्रेजी भाषा से। अंग्रेजी भाषा से आया है, तो यहां पर तीसरा विकल्प सही है। चाकू शब्द है। अब चाकू शब्द है, अगर मान लो आपको नहीं भी पता ही कैसा शब्द है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। यौगिक क्या होते हैं? दो शब्दों के जोड़ से बनते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेल और गाड़ी, तो यहाँ पर दो शब्दों का जोड़ नहीं है। योग रूढ़ क्या होते हैं? जो किसी विशेष अर्थ को बताते हैं। जैसे हमने क्या किया था? जलज किया था। तो ये दोनों विशेषताएं नहीं है, तो कौन सा बच गया? विदेशी, यानी कि ये विदेशी भाषा से लिया गया है। अगर आपको नहीं भी पता तो जो आपके विकल्प हैं उनको देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। कुत्ता का तत्सम होगा। तो कुत्ता को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं? कुकुर या कुक्कुर। दो शब्द यहां पर हैं, इनमें हम कंफ्यूज हो सकते हैं। यहां पर संस्कृत भाषा का शब्द कौन सा है? कुकुर। कुकुर से बना है कुत्ता, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद होते हैं। तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। तत्सम अभी पढ़ रहे थे हम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। तो यहां पर कितने भेद होते हैं? 5। रचना के आधार पर शब्द के भेद होते हैं। तो जैसे हम शब्दों की रचना करते हैं तो रचना के आधार पर शब्द के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। एक हमारा होता है रूढ़ शब्द, एक यौगिक होता है और एक योग रूढ़ होता है। तो कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद आप बहुत सारी व्याकरण की पुस्तकें देखते हैं तो कहीं कहीं पर 2 दिए गए हैं, कहीं पर 3 भी दिए गए हैं, और यहाँ पर हिंदी विकास मंच ने इसे 2 भेद स्वीकार किया है। 2 भेद कौन कौन से हो सकते हैं? सामान्य शब्द होते हैं और एक तकनीकी शब्द होते हैं। किसी किसी पुस्तक में आप 3 भेद भी पढ़ेंगे। सामान्य शब्द होते हैं, पारिभाषिक शब्द होते हैं और अर्ध पारिभाषिक शब्द होते हैं। तो यहाँ पर हिंदी विकास मंच के द्वारा इन्होंने बताया है कितने भेद होते हैं? 2, लेकिन कहीं कहीं पर आप इसके भेद 3 भी देखते हैं। घुड़सवार शब्द है। तो घुड़सवार जो शब्द है 2 शब्दों से मिलकर बना है, और 2 शब्दों से मिलकर जो बनता है वो क्या होता है? यौगिक। कौन सा शब्द योग रूढ़ है? तो योग रूढ़ क्या होते हैं? जिससे किसी विशेष अर्थ के बारे में पता लगता है। तो जैसे नीरज, नीरज क्या होता है? नीर में पैदा होने वाला, पानी में पैदा होने वाला, यानी कि कमल का फूल। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति 2 शब्दों से बना है। रेलगाड़ी, ये दोनों क्या है? यौगिक हैं, और ये हमारा क्या है? योग रूढ़। कौन सा शब्द योग रूढ़ है? तो योग रूढ़ क्या होते हैं? जो विशेष अर्थ के लिए प्रयोग होते हैं। तो नीलकंठ क्या होता है? भगवान शिव के लिए प्रयोग करते हैं, तो विशेष अर्थ है, तो ये हमारा क्या है? योग रूढ़। कौन सा शब्द रूढ़ नहीं है? तो कलम हमारा रूढ़ शब्द होता है, पुस्तक भी रूढ़ होता है, मित्रता जो है वो हमारा रूढ़ शब्द नहीं है। कौन सा शब्द यौगिक है? यौगिक क्या होता है? 2 शब्दों के मेल से बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रसोई और घर, ये हमारा क्या है? 2 शब्दों से मिलकर बना है, तो ये हमारा क्या है? यौगिक। लंबोदर शब्द है। तो लंबोदर यानी कि गणेश जी के लिए प्रयोग करते हैं। लंबा उदर है, जिसका उदर क्या होता है? पेट होता है। गणेश जी का लंबा यानी मोटा पेट होता है, तो हम उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं? लंबोदर। तो ये हमारा क्या है? योग रूढ़ शब्द। जल शब्द है। तो जल हमारा क्या है? रूढ़ शब्द है, ये मूल शब्द है, तो ये हमारा पहला विकल्प सही है। तो शब्द के जो भेद हैं उनके आधार पर यहाँ पर कुल 15 प्रश्न पूछे गए थे। आइए अगला टॉपिक देखते हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हैं शब्द के भेद दिए गए हैं, लेकिन ये अर्थ के आधार पर दिए गए हैं। वन का पर्यायवाची होता है, तो वन क्या होता है? अरण्य। अरण्य को भी हम वन कहते हैं। विटप क्या होता है? वृक्ष होता है। और विपिन क्या होता है? जंगल। संसार का पर्यायवाची है, तो संसार का पर्यायवाची क्या होता है? संसार हम किसे कह सकते हैं? लोक। लोक क्या होता है? संसार। द्विज क्या होता है? पक्षी को भी हम कहते हैं। दशानन क्या होता है? रावण को कहते हैं। रात का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है पूछा है, तो रजनी क्या होती है? रात होती है। विभावरी भी रात होती है। दामिनी क्या होती है? बिजली। बादल का पर्यायवाची नहीं है, तो बादल किस किस को हम कहते हैं? बादल हम मेघ को भी कहते हैं, जलधर को भी कहते हैं। और नीरज किसका पर्यायवाची शब्द है? कमल का फूल। तो दूसरा विकल्प क्या है? सही है। रवि का पर्यायवाची है, तो रवि क्या होता है? सूर्य होता है, और सूर्य यहाँ पर दिया गया है। भूधर, भूधर क्या होता है? पर्वत। भूधर क्या होता है? पर्वत। और राकेश, राकेश क्या होता है? चंद्रमा। राकेश क्या होता है? चंद्रमा या चांद होता है, तो कौन सा है? सूर्य। तीसरा विकल्प सही है। ऊसर का विलोम है। ऊसर क्या होता है? ऊसर भूमि जो होती है वो क्या होती है? बंजर होती है। और उर्वर क्या होती है? जो उपजाऊ होती है। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प क्या है? सही है। ऊसर का क्या हो जाएगा? उर्वर हो जाएगा। नूतन का विलोम है। नूतन क्या होता है? नया। और नूतन से क्या बन गया? पुरातन। उत्कर्ष का विलोम होगा उत्कर्ष और अपकर्ष। अनुज का विलोम होगा, अनुज का क्या हो जाएगा? अग्रज। अनुज होता है छोटा भाई, अग्रज होता है बड़ा। खल का विलोम है, तो खल क्या होता है? दुर्जन को कहते हैं, दुष्ट व्यक्ति को कहते हैं। और यहाँ पर सज्जन इसका क्या हो जाएगा? विलोम। जिसका मूल्य चुकाया न जा सके, जिसका मूल्य हम चुका नहीं सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? अमूल्य। बहुमूल्य क्या होता है? बहुत ज्यादा कीमती। जिसकी उपमा न दी जा सके, जिसकी हम तुलना नहीं कर सकते किसी और के साथ, तो वो क्या होता है? अनुपम। जिसकी उपमा न दी जा सके, अनुपम। जिसे टाला न जा सके, जिसको हम टाल नहीं सकते, यानी कि अनिवार्य होता है, कंपलसरी होता है। पहला विकल्प क्या है? सही। दुर्लभ क्या होता है? जिसे पाया न जा सके, जो कठिनाई से मिले, जो कठिनाई से मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? दुर्लभ। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ क्या होता है? जो सब कुछ जानने वाला होता है। और ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता है? ईश्वर। सर्वज्ञ यानी कि सब कुछ जानने वाला, जो सब कुछ जानता हो। मितव्ययी क्या होता है? मित का मतलब होता है कम, और व्यय का मतलब क्या होता है? खर्च करना। और व्ययी क्या होता है? खर्च करने वाला व्यक्ति। तो बहुत कम खर्च करने वाला, यानी कि कम खर्च करने वाला। तीसरा विकल्प सही है। कपट और कपाट, तो कपट जो है, कपट क्या होता है? छल होता है। और कपाट हम किसको कहते हैं? दरवाजे को। तो पहला विकल्प क्या है? पहला यानी कि छल, और कपाट यानी कि दरवाजा। तीसरा विकल्प क्या है? सही है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे है प्रमाण और प्रणाम। प्रणाम करना क्या होता है? किसी को नमस्ते करना, नमस्कार करना। और प्रमाण क्या होता है? प्रमाण होता है सबूत। यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है। प्रमाण क्या होता है? प्रूफ आप कह सकते हैं, सबूत कह सकते हैं। और प्रणाम करना यानी कि किसी को नमस्ते या नमस्कार करना। अनंत का अर्थ नहीं है, तो अनंत हम किसको कहते हैं? आकाश को भी कहते हैं। अनंत हम शेष नाग को भी कहते हैं। और जो वस्त्र होते हैं, वस्त्र को हम अनंत नहीं कहते। घट का अर्थ नहीं है। घट क्या होता है? घट हम शरीर को भी कहते हैं। घट हम हृदय को भी कहते हैं। और जो घना होता है, घने को हम घट नहीं कहते। अंबर का अर्थ नहीं है, तो अंबर किसको कहते हैं? आकाश को भी कहते हैं। शून्य भी अंबर होता है। और ये स्थान जो होता है, इसको हम अंबर नहीं कहते। समान स्तर वालों से किया गया निवेदन, जो हमारे बराबरी के होते हैं। हठ तो क्या होता है? बच्चे करते हैं बड़ों से, तो हम क्या कर सकते हैं? अनुरोध कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अनुरोध कर सकते हैं। तो ये कुल हमारे 22 प्रश्न दिए गए थे। प्यारे बच्चों, ये अभ्यास पुस्तिका बहुत लंबी है, इसमें बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं। एक वीडियो में सभी के बारे में बताना आसान नहीं होता, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। आपके लिए देखना भी मुश्किल होता है, मेरे लिए बनाना भी मुश्किल होता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इसके दूसरे भाग के साथ। दूसरे भाग में जो टॉपिक हमारे बच गए हैं उनका अभ्यास करेंगे। थोड़ा स्पीड में हम चलेंगे, क्योंकि ये हमारी अभ्यास पुस्तिका है। क्योंकि पढ़ाई करते समय हम आराम से रुक रुक कर ध्यान से पढ़ सकते हैं, और वो काम आपको अपने घर पर करना है। किसी भी व्याकरण की पुस्तक से आप वहां पर आराम से सभी टॉपिक की परिभाषा पढ़ सकते हैं, आराम से अभ्यास कर सकते हैं। जब सारे टॉपिक आप पढ़ लेते हैं, आराम से समझ लेते हैं, तो इस अभ्यास पुस्तिका में जल्दी से आप इससे क्या कर सकते हैं? अभ्यास कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं इसके दूसरे भाग के साथ। तब तक तैयारी करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और खुश होकर पढ़ते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।